Good morning, friends. You are welcome to the YouTube channel of Hans Vahini Coaching Classes Pallu. Now, let us start our class. हम पिछली कक्षा में वर्ब पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था वर्ब का पार्ट। वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और उसके बाद मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के दो भाग बताए थे, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी और मॉडल्स। तो हम पढ़ रहे थे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। पिछली क्लास में हमने इसका प्रयोग शुरू कर दिया था, यूज शुरू कर दिया था। तो हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब एक चीज हमने पहले पढ़ी थी कि प्राइमरी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है, और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कैसे होने वाला है। ये चीज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में क्लिक करें। तो चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। हम पढ़ रहे हैं वर्ब है, और वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर है हम प्राइमरी को पढ़ रहे हैं, प्राइमरी वर्ब को पढ़ रहे हैं, प्राइमरी वर्ब को पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी वर्ब को पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी वर्ब दो प्रकार से काम में ली जाती है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो कल हमने पढ़ ही लिया था, यानी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और दूसरा एज ए मेन वर्ब। आज हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। एज ए मेन वर्ब के रूप में आपकी ऑक्सिलरी, आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक नंबर रूल लगा के कि टू शो स्टेट, टू शो स्टेट स्थिति दिखाने के लिए, एक्सिस्टेंस भी कह सकते हैं अपने इसे, एक्सिस्टेंस भी कह सकते हैं। टू शो स्टेट स्थिति दिखाने के लिए जो एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व की बात करते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमारी इस प्राइमरी को हम कहते हैं स्टेटिव बी। क्या कहते हैं? स्टेटिव बी। यहां पर जो यूज होने वाली है उसे हम क्या नाम देंगे? स्टेटिव बी देंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यानी सहायक्रिया के रूप में काम आ रही थी तब हमने अलग रूप से पढ़ा था, और अब हम इसे अलग रूप से पढ़ने वाले हैं। यहां ये मेन वर्ब है। तो स्थिति कैसे दिखाती है देखो, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। तो आपकी एज क्या है? प्राइमरी है। अब यहां पर ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का? मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद या तो पैसिव फॉर्म आनी है या बेस फॉर्म में आईएनजी आना है। ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिकल और नाउन आ गया। तो यहां पर आपकी ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है, और वर्ब भी कौन सी है? प्राइमरी है। और प्राइमरी की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रही है या मेन वर्ब के रूप में काम आ रही है? ये मेन वर्ब के रूप में काम आ रही है। ये मेन वर्ब के रूप में ही इज ए टीचर, वह है अध्यापक है, यानी अध्यापक होने की स्थिति है, अस्तित्व कह सकते हैं। उसका क्या अस्तित्व है? वो अध्यापक है। एज एज यानी वह अध्यापक है, ऐसी स्थिति है। इसके अलावा जैसे शी वॉज इल, शी वॉज इल, ये तो नाउन से था, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव से हो जाएगा कि शी वॉज इल, शी वॉज इल। तो ये भी आपकी बी है, बी है, बी फॉर्म। यानी हम प्राइमरी वर्ब पढ़ रहे थे। प्राइमरी तीन प्रकार की होती है। प्राइमरी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, बी, हैव और डू।
बी हैव और डू होती है। तो हम बी हैव डू को पढ़ रहे, तीनों को पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम केवल बी को पढ़ रहे हैं। यहां पर किसको पढ़ रहे हैं? हम केवल बी को पढ़ रहे हैं। और बी के कितने प्रकार है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। यानी पिछली क्लास में भी हमने बी वाला पार्ट पढ़ा था और इस क्लास में भी हम बी वाला पार्ट पढ़ेंगे। बी पिछली क्लास में तो आपकी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी, और बी इस क्लास में क्या है? आपकी मेन वर्ब है। तो हम बात करते हैं सेंटेंस के लिए की। तो शी वॉज इल, यानी ये भी आपकी वर्ब है, और वर्ब भी कैसी है? प्राइमरी है। और प्राइमरी है तो काम क्या कर रही है? मेन वर्ब का काम ये भी कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। शी वॉज इल, इसके बाद और कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब अकेली आ सकती है, परंतु हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब के साथ तो मेन वर्ब आना 100% जरूरी होता है। तो सी वॉज इल, वह बीमार है, तो यानी इसकी स्थिति ये बता रही है। इल शब्द इसकी स्थिति बता रहा है, टीचर इसको बता रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, पूरक का काम कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में इज और वॉज लिंकिंग वर्ब भी है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। चलो ये लिंकिंग वर्ब वाली बात हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला भाग करेंगे, वहां आपको बताया जाएगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो ये मेन वर्ब हो गई, इज, वॉज भी मेन वर्ब हो गई। उसी प्रकार जैसे ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर बी क्या आपकी मेन वर्ब है। प्राइमरी तो है ही, प्राइमरी के साथ साथ ये क्या है? मेन वर्ब है। प्राइमरी के साथ साथ ये मेन वर्ब है भाई। प्राइमरी तो दोनों हो सकती है, हेल्पिंग भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, परंतु यहां मेन वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब। विल हेल्पिंग वर्ब है, बी हेल्पिंग नहीं, ये मेन वर्ब है। तो देखो बी के ये प्रकार है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये सारे इसके प्रकार है। इनमें जैसे मान लो ये प्रेजेंट का मान लो, ये पास्ट का प्रकार है, और ये आपका खुद बेस फॉर्म बी है। तो बी का प्रयोग यहां पर मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। बी का प्रयोग किसके रूप में हो रहा है? मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। ये चीज आपको यहां ध्यान रखना है। तो तीनों वाक्यों में बी क्या है? मेन वर्ब। बी है मेन वर्ब, यहां भी मेन वर्ब है, यहां भी मेन वर्ब है, और यहां भी आपकी क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, इज, वॉज, बी। अब देखो एक और वाक्य की अपनी बात करते हैं। दिस नोवेल इज इंटरेस्टिंग। दिस नोवेल इज इंटरेस्टिंग, ये जो इज है प्राइमरी वर्ब तो है ही, श्योर है। प्राइमरी में हेल्पिंग है या मेन वर्ब है? तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हेल्पिंग है। कैसे? कि इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो आईएनजी लगा हुआ है ना, दिस नोवेल इज इंटरेस्टिंग। परंतु ऐसा नहीं है, ये आपके इसी में शामिल है, इसका ही भाग है, यानी मेन वर्ब है। यहां पर आपकी बी क्या है? मेन वर्ब है। कैसे है मेन वर्ब? ये देखना है आपको कि नोवेल इज इंटरेस्टिंग, नोवेल रुचिकर है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है, तो काम करने वाली बात होगी, और वो काम कौन कर रहा है? आपका सब्जेक्ट कर रहा है। तो क्या नोवेल यानी उपन्यास में कोई काम करने की शक्ति होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये इंटरेस्टिंग क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग यहां पर एडजेक्टिव है, और ये नोवेल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नोवेल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हाँ, तो ये ध्यान रखो, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो यहां पर ये आपकी क्या हो गई? इज ए मेन वर्ब हो गई, इज ए मेन वर्ब हो गई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और भी जैसे दे आर क्लेवर, तो यहां पर भी ये क्या है? मेन वर्ब है। दे आर क्लेवर, यानी ऐसा ऊपर ये दोनों वाक्य सेम ही है। इज, आर, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। प्रेजेंट प्रेजेंट तो है ही, ये नाउन, यहां ये प्रोनाउन आ गया, परंतु ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव दोनों है, और ये शब्द
इस नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। परंतु यहाँ पर आर का काम क्या है, मेन वर्ब का है, मुख्य क्रिया का है। और ये जो आपने 5 वाक्यों में इसका प्रयोग किया है, 5 वाक्यों में आपने इसका प्रयोग किया है, किसका, बी का प्रयोग किया है। ये बी कौन सी है, आपकी स्टेटिव बी है। कौन सी बी है, आपकी स्टेटिव बी है। ये आपके स्टेट यानी एक्सिस्टेंस को शो करती है। तो इस प्रकार से आप प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, और वो भी कौन सी, केवल बी वाली पढ़ रहे हैं हम। हैव और डू की बात आगे करेंगे, हैव और डू की बात हम आगे करेंगे। यहां केवल हम बी वाले पार्ट को ही पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। 1 नंबर में हमने पढ़ लिया कि टू शो स्टेट, यानी 1 नंबर में हमने ये पढ़ा है टू शो स्टेट, यानी स्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब में क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारा भाग चल रहा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और उसके अंदर भी भाग चल रहा है कि जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में कैसे काम कर रही है, वो हम प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। एक एक शब्दों को हम डिटेल से समझेंगे तो हमारे कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब 1 नंबर में तो हमने ये पढ़ दिया, स्थिति बताता है। और आगे 2 नंबर की बात करते हैं। अपने 2 नंबर की बात करेंगे, इसमें बी प्लस टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। बी प्लस टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। अब बी तो आप जानिए, इज एम आर वॉज वर हैज इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग हो, ये भाग हो ही गया। टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव 2 प्रकार की है, ये चीज आपको बताया था। इन्फिनिटिव और डिटेल से अगली क्लास में होगा जब आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात करोगे। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात करोगे तब हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, जो 2 प्रकार का है। एक तो है फुल और एक है बेयर। जो फुल है वो तो 2 प्लस बेस फॉर्म है, और बेयर है वो सीधी बेस फॉर्म है। ये चीज हम उस क्लास में पढ़ेंगे जब हम वर्ब का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाला भाग करेंगे। तो ये क्या है, टू इन्फिनिटिव यानी फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग आप यहां पर करने वाले हैं, 2 प्लस बेस फॉर्म। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें भी इसका प्रयोग 2-3 प्रकार से किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं, तो एक ही हम बात करें तो इसमें इंस्ट्रक्शन के लिए, किसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश, या यूं कहें तो अपने आदेश, कमांड, या कमांड मान लो आप, यहां पर कमांड की बात की जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लगभग कमांड प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होता है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा तो आप ऐसे लिखो आप, यानी लगभग तो इज और आर का प्रयोग होगा, इज और आर का, या एम का भी मान लो आप, क्योंकि एम को कोई कमांड तो देने वाला नहीं होता, इज आर ही मानो, छोड़ो आप एम को छोड़ो। देखो कंडीशन तो हम ये पढ़ रहे हैं बी प्लस टू इन्फिनिटी होता है, पर इज आर को मान लेते हैं और उसके बाद 2 प्लस बेस फॉर्म, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो इंस्ट्रक्शन आदेश, आदेश में कल आना है। जैसे आप टेंस पढ़ते हैं, टेंसों में आप जैसे आपको वाक्य बनाने हैं तो कि वाक्य बनाने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। टेंसों में कहीं नहीं आता ये वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, ये आपकी दिक्कत ही होती है। जैसे एक वाक्य टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं आप, तोता है, ती है, इस प्रकार से हिंदी पहचान करते हैं। रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, था, इस प्रकार से आया था, चुका था, गया था, बहुत सारे पढ़ते। लेकिन मैं एक वाक्य बोल रहा हूं आपको कि आपको कल 8 बजे आना है, 8 बजे आना है। अब बहाव तो फ्यूचर के अंदर जाता है, बहाव तो फ्यूचर के अंदर जाता है, लेकिन आना है, फ्यूचर तो गागेगी कि तुम वहां जाओगे, मैं आऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा।
लेकिन तुम्हें कल 8 बजे आना है, तुम्हें कल 8 बजे आना है, तो यहां पर आपको क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कमांड दी जाती है। तो आप इस प्रकार से बनाओगे इज आर प्लस टू प्लस फर्स्ट बेस फॉर्म। देखो इस वाक्य को, जैसे विद्यार्थियों को, मान लो आपका अध्यापक, आपका प्रिंसिपल आपको आदेश देता है, द स्टूडेंट्स इज ए मार्क, मतलब बी, बी क्या है, स्टूडेंट्स के साथ आ जाएगी, आर टू प्लस बेस फॉर्म टू कम, द स्टूडेंट्स आर टू कम एट am, द स्टूडेंट्स आर टू कम एट 8 am, यानी विद्यार्थियों को 8 बजे आना है, विद्यार्थियों को 8 बजे आना है। अब जैसे आप स्कूल, कोचिंग क्लासेस कहीं पर भी है, आप कॉलेज के अंदर है, तो आपसे कहा जाता है कि 8 बजे आना, तो यानी मतलब निश्चित दिन की बात की जाती है, कल या परसों या कोई फंक्शन होता है, ये चीज तो डेफिनेट है, ये चीज तो डेफिनेट है, निश्चित है कि किसके बारे में क्लास लगी हुई होती है या असेंबली सभा लगी होती है, वहां कहा जाता है कि 8 बजे आना है, 8 बजे आना है, तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि कब 8 बजे आना है, यानी ये जो वार्तालाप होता है पहले से जारी होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होता है। तो ये द स्टूडेंट्स आर टू कम एट 8 am, विद्यार्थियों को 8 बजे आना है, यानी यहां पर ये कंडीशन बनती है आना है, यानी विद्यार्थियों को 8 बजे आना है। जैसे अपने हिंदी में बात करते हैं, विद्यार्थियों को 8 बजे आना है, ऐसा वाक्य आप टेंस में तो नहीं पढ़ के आए हैं, टेंस में आप बिल्कुल नहीं पढ़ के आए, आना है ऐसा वाक्य आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए, टेंस में पढ़ के आए राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ चुका है, राम 1 घंटे से पढ़ रहा है, या राम पढ़ रहा था, राम पढ़ता था, राम पढ़ चुका होगा, राम पढ़ेगा, राम पढ़ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे वाक्य पढ़ते हैं, परंतु ये वाक्य आना है आपने टेंस में नहीं पढ़ा है। अब देखो ये बात हो गई अपनी इंस्ट्रक्शन की, कमांड की हो गई। अब इसके अलावा जैसे बी वाले भाग को अपनी करते हैं, यहां पर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था या प्लानिंग कह सकते हैं, प्लान कह सकते हैं, और वो भी नियर फ्यूचर का होता है भाई, नियर फ्यूचर का होता है, नियर फ्यूचर का प्लान होता है। तो इसमें भी क्या होने वाला है, यही सेम कंडीशन रहनी है, यानी सेम कंडीशन मतलब बी प्लस टू प्लस बेस फॉर्म, और इसमें भी कौन सी रहनी है, इज और आर की, इसमें तीनों ही हो सकती है, इज आर और एम। भविष्य के लिए कभी भी वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इज एम यानी भविष्य हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही भाग है, इज एम आर का प्रयोग ही होता है, प्लस टू प्लस बेस फॉर्म। जैसे मान लो आप वाक्य लिख रहे हैं, जैसे आई एम टू विजिट बीकानेर, आई एम टू विजिट बीकानेर नेक्स्ट वीक, आई एम टू विजिट बीकानेर। तो यहां पर आपके ये वर्ब आ गई बी, बी क्या है, मेन वर्ब, हम चीज पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है, हम बी को पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, और यहां भी आपकी एम है, ये क्या है, बी, सॉरी बी, हाँ मेन वर्ब आपकी एम, आई एम टू विजिट बीकानेर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में बीकानेर जाने वाला हूं, मैं बीकानेर जाने वाला हूं, यानी नजदीक का फ्यूचर प्लान हो गया है, जैसे अपने कह सकते हैं अरेंजमेंट कह सकते हैं, या प्लान कह सकते हैं नियर फ्यूचर, यानी मैं जाने वाला हूं। देखो वाला शब्द ये भी आप टेंस के अंदर नहीं पढ़ के आए, टेंस की तो वो बता ही दिया जाता है, रहा है, रही है, इस प्रकार से होता है, यहाँ कि मैं अगले सप्ताह बीकानेर जाने वाला हूं, बीकानेर जाने वाला हूं, तो वाला है के लिए आप इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं, बी यानी इजेमार में से कोई आप लगा देंगे, और फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जाने वाला हूं, या फिर मैं अगले सप्ताह फल खरीदने वाला हूं, अगले सप्ताह गाड़ी खरीदने वाला हूं, अगले सप्ताह में पढ़ने वाला हूं, नहीं जो कुछ भी आप वाला करके बनाते हैं,
उस प्रकार से आप तैयार कर लेते हैं। अब जैसे एक वाक्य और देखते हैं अपने, वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, कि वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट। जैसे कोई दो जोड़ा खड़ा है, एक लड़का और लड़की, और वो कह रहे हैं कि वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर आर तो आपकी मेन वर्ब है, कौन सी, बी वाला भाग पढ़ रहे हैं, बी का ही भाग है ये आर, मेन वर्ब हो गई, और आगे आ गया टू प्लस बेस फॉर्म, ये भी है टू प्लस बेस फॉर्म, कि वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, यानी एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं और वो आपसे ये कहते हैं कि हम अगले सप्ताह शादी करने वाले हैं। अगले सप्ताह अगर ये कहेंगे कि हम अगले सप्ताह शादी करेंगे, तब तो फ्यूचर टेंस में आप चले जाते हैं एज विल और या सेल का प्रयोग करके, परंतु वो ये कह देते हैं कि हम अगले सप्ताह शादी करने वाले हैं। तो वाले हैं के लिए आप इस प्रकार से कि वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ का आप प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बी प्लस टू प्लस बेस फॉर्म का आप प्रयोग करोगे। अब देखो इसके अलावा फ्यूचर में भी हो सकता है। अब फ्यूचर में होगा तो अनफुलफिल्ड होगा भाई, फ्यूचर के अंदर होगा तो अनफुलफिल्ड होगा, सॉरी फ्यूचर क्या, पास्ट के अंदर, फ्यूचर तो हम पढ़ ही रहे हैं, फ्यूचर के वाक्य तो हमने कर ही लिए। तो बी इंफिनिटिव को हम सी नंबर भाग पर करते हैं, मतलब पास्ट अनफुलफिल्ड प्लान, ऐसा प्लान जो फुलफिल नहीं हुआ है यानी पूरा नहीं हुआ है, और उसमें आप वाज या वर दो में से किसी एक का ही प्रयोग करते हैं, और फिर हो जाएगा ये टू प्लस बेस फॉर्म। अब इसी वाक्य को देख लो, वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। हाँ, इसको ऐसे नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। टू के बाद भाई हैव आने वाला है, टू के बाद क्या आएगा, हैव, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये चीज करनी है भाई। पास्ट अनफुल्ड प्लान के अंदर है वॉज पर तो करना ही करना है, टू के बाद तो बेस फॉर्म ही है। ये देखो हम पढ़ रहे बी बाद में टू इन्फिनिटिव, तो टू इन्फिनिटिव तो है ही है भाई, टू प्लस बेस फॉर्म, हैव भी तो बेस फॉर्म है अपने आप में। अब हैव आ गया तो हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी है, तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसी कंडीशन में। अब इसी वाक्य को, ये वाक्य क्या था कि हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। अब इसी वाक्य को बढ़ाएं कि हम पिछले महीने शादी करने वाले थे, पिछले महीने शादी करने वाले थे। तो जैसे मान लो वी, अब पिछले वी के साथ क्या आ जाएगा, वर, फिर टू, फिर हैव, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहां तो फर्स्ट, यहां पर थर्ड हो जाएगी गॉट, फिर मैरिड, मैरिड लास्ट मंथ, वी वर टू हैव गॉट मैरिड लास्ट मंथ। तो ये आपकी वर्ब तो मेन वर्ब हो ही गई, हम बी पढ़ रहे हैं, बी का ही तो भाग है वर्ब, ये तो मेन वर्ब हो गई, अपना काम कर रही है, हम तो यहां तक ही पढ़ रहे हैं। वो आगे का वाक्य, इसमें टू हैव थर्ड का प्रयोग किया जाता है, टू हैव थर्ड, टू हैव थर्ड, गॉट गेट की थर्ड फॉर्म, जैसे यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, यहां पर ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी यही होती है, परंतु यहां पर ये थर्ड फॉर्म है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गेट के बाद मैरिड थर्ड फॉर्म आ रही है, गेट के बाद मैरिड थर्ड फॉर्म, बिल्कुल इस गॉट के बाद ये क्या मामला है, तो भाई ये मामला है कोजिटिव वर्ब का। कौन सी वर्ब का, कोजिटिव वर्ब का, प्रेरणार्थक जिसे क्रिया कहते हैं, कोजिटिव वर्ब, यानी कुछ आपकी वर्ब है वो कोजिटिव होती है, जैसे मैक है, या जैसे अपने कह सकते हैं बी है, या लेट है, या फिर अपने ये गेट है, कुछ पॉजिटिव वर्ब्स है। पॉजिटिव वर्ब हम स्पेशल पढ़ेंगे कोई एक क्लास में, जैसे अपना वर्ब का टॉपिक पूरा हो जाता है, तब वो पॉजिटिव वर्ब को हम डिटेल से पढ़ लेंगे, 5-7 जो मुख्य अपनी पॉजिटिव वर्ब है। अब देखो वापिस चलते हैं अपने इस भाग में, ये सी और ये बी है, ये अरेंजमेंट प्लान है, और ये भी अरेंजमेंट प्लान ही था, ये तो आने वाले दिनों में और ये
बीते हुए दिनों में। अब वर्तमान में बात कर रहे हैं तो वर्तमान में क्या चल रही है, कोविड-19 कोरोना महामारी चल रही है। अब कह दिया वी आर टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, हम तो अगले महीने शादी करने वाले हैं। संभव है क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं है। पुलिस वाले ठोक ठोक के सीधा कर देंगे, कोई शादी नहीं है, सपने है ना वो लेने छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर पर चला गया मामला। हाँ ये बात तो थी। अब की जो आगे की बात करें, अब ये बेचारे ये सच्चे बोल रहे हैं, ये सच्चे बोल रहे हैं, ये तो आगे के ख्वाब देख रहे हैं कि हम अगले महीने शादी करने वाले हैं। भैया 4 से अधिक तो आदमी एकत्र नहीं होने देते, शादी कैसे करोगे? अब करनी है तो आप कोर्ट मैरिज जरूर कर सकते हैं, अरेंज मैरिज तो नहीं कर सकते। ऐसा ही नहीं है कि आप मैरिज नहीं कर सकते, आप मैरिज कर सकते हैं, परंतु वो कैसी कर सकते हैं? कोर्ट मैरिज। उसमें क्या है कि 2 शादी करने वाले और 2 विटनेस चले जाएंगे, फिर भी वो कोर्ट खोलने के बाद। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो कानूनी काम होने शुरू हो गए हैं, कोई संभावना नहीं है ना। तो ये फालतू की बातें, हम तो सेंटेंस बनाना है, हमें एग्जांपल है वो कर रहे हैं। अब ये देखो, वी वर टू हैव गॉट मैरिड लास्ट मंथ, इनका जो विचारों का प्लान था वो अनफुलफिल हो गया, ये भूत का प्लान था। क्या था इसका? कि हम पिछले महीने शादी करने वाले थे। हाँ ये याद रखना है, बेचारे शादी वगैरह सिस्टम सारे क्या पता है, कुमकुम पत्रिका वगैरह, पीला चावल, सब कुछ काम करवा दिया था, बनड़ा बनड़ी भी गाए जा रहे थे, लेकिन इनकी शादी बीच में रोक दी गई। किसके द्वारा? कोविड-19 के द्वारा रोक दी गई। तो ये सेंटेंस बड़े जबरदस्त तरीके से आज की इस महामारी पर लागू होता है कि वी वर टू हैव गॉट मैरिड लास्ट मंथ, यानी हम पिछले महीने शादी करने वाले थे, मतलब अब शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। वजह कुछ और होगी, लेकिन हमें तो सेंटेंस करना है। कोविड-19 से हमें कोई लेना देना नहीं है इस मामले में, ये सेंटेंस है, मैं तो ऐसे बता रहा हूं आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है। हम पढ़ रहे हैं B+2 इंफिनिटिव, और B+2 इंफिनिटिव हमारी यहाँ मेन वर्ब के रूप में आ रही है। पीछे हमने इसे पढ़ लिया था किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब में 2 पढ़ा, पहले तो पढ़ा हमने टू शो स्टेट, स्थिति के लिए, ही इज टीचर, ही इज इल, ही इज क्लेवर, वहां स्टेट बताया जा रहा है, वो स्टेटिव बी थी, और यहां ये टू इंफिनिटिव आ रही है बी के साथ। इसके हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, ए बी सी। ए में तो पढ़ा इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों को कल 8 बजे आना है, और बी के अंदर अरेंजमेंट प्लान कि हम अगले सप्ताह टूर पर जाने वाले हैं। ये भी टूर वगैरह कुछ नहीं होने वाला, बंद है सारे टूर, तो अगले सप्ताह टूर पर जाने वाले हैं। और तीसरा हो गया पास्ट एंड फुलफिल प्लान, यानी हम पिछले सप्ताह टूर पर जाने वाले थे परंतु नहीं जा पाए, ऐसी कंडीशन में। तो ये 3 स्थितियां बनती है B+2 इंफिनिटिव की, यानी बी के साथ 2+ बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी बी वर्ब थी। पिछली क्लास में आपने बी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा था, और इस क्लास में आपने बी को मेन वर्ब के रूप में पढ़ा है। अब मैं आपको 2 वाक्य डाल के देता हूं, उनके उत्तर आप दे देना। 2 वाक्य डालता हूं, उनके उत्तर आप दे देना। इज बी है, इज आपकी बी फॉर्म है। अब मुझे ये बतानी है ये बी फॉर्म कौन सी है और ये बी फॉर्म कौन सी है। आपने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ी है, आपने मेन वर्ब भी पढ़ी है। हेल्पिंग अंदर तो 2 है, हेल्पिंग के अंदर तो आप 2 प्रकार से पढ़ के आ रहे हैं। एक तो टू शो कंटिन्यूस एस्पेक्ट, जिसे प्रोग्रेसिव बी कहते हैं। तो आप मुझे बताना ये प्रोग्रेसिव बी है या ये प्रोग्रेसिव बी है। प्रोग्रेसिव के बाद क्या था? पैसिव बी। तो आप मुझे ये बताना ये पैसिव बी है या फिर ये पैसिव बी है, ये चीज भी मुझे बतानी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप मेन वर्ब के अंदर आ जाइए। मेन वर्ब में भी आप 2 भाग पढ़ रहे हैं। पहला आपने पढ़ा स्टेटिव बी, ये स्टेटिव बी है या फिर ये स्टेटिव बी है। और अगर ये स्टेटिव बी नहीं है तो दूसरा भाग आपने क्या पढ़ा है? 2+
इन्फिनिटिव का, टू प्लस फुल इन्फिनिटिव, टू प्लस फुल इन्फिनिटिव। तो आपके पास दो वाक्य हैं और आप दोनों वाक्यों में मुझे लिख के बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ये बी कौन सी है और ये बी कौन सी है, स्टेटिव है, प्रोग्रेसिव है या पैसिव है या फिर बी प्लस फुल इन्फिनिटिव है। तो हम आज की क्लास में हमने वर्ब का प्राइमरी भाग पढ़ा। प्राइमरी भाग को हमें यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम ले रहे थे और मेन वर्ब के रूप में पढ़ा है। आज की क्लास में इतना ही। आपने अब तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।